नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रविवार के दिन चतुश्रेणी कर्मचारी का एक ऑफलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया था। इसका पहला टेस्ट जो है हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर ना केवल 120 सवाल बल्कि आपके बहुत सारे जो सवाल है वो यहाँ पर मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आपके गलत नहीं हो। तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि आप भी हमारे ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। चतुश्रेणी कर्मचारी के भी 7 टेस्ट और बाकी रहे हुए हैं। इसमें एक टेस्ट जो है वो कल है। आप ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके भी इस टेस्ट की क्या ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, या हमें कॉल करके भी इस टेस्ट की जानकारी ले सकते हो। देखिए, पहला जो सवाल है, पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत शानदार है सवाल ना। एक एक मोतियों की तरह, जिस प्रकार से मोतियों को चुना जाता है उसी प्रकार से इन सवालों को चुन चुन के लिख रहे हैं हम आपके लिए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर आपनो दे। पहला सवाल क्या, अंधा बाटे रेवड़ी फिर आपनो दे। अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा किया जाता है, भला किया जाता है। अंधे का फायदा होता है दूसरों को बांटना। अंधा व्यक्ति रेवड़ी बांटता है या अनुत्तरित। देखिए, आप यदि कोई एग्जाम पहली बार दे रहे हो तो एक चीज भी दिमाग में रखना, आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन भी दिखाई देगा। यदि आपको कोई जवाब नहीं आता है तो आपको गलत नहीं करना है, आपको ये पांचों ऑप्शन गोला भरना है। इसको पढ़िए ना, पांचवा गोला, जो पांचवा गोला भरना है। तो आ जाइए, अंधा व्यक्ति क्या करता है कि अधिकार मिलने पर, क्या मिलने पर, अधिकार मिलने पर सदैव अपने ही लोगों का क्या किया जाता है, फायदा किया जाता है। इसका पहला जवाब होगा कि अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा किया जाता है। दूसरे क्या आता है, अंधे को फायदा होता है। तो अंधे को फायदा कब होगा, अंधे को जब फायदा होगा वो फायदा कब होगा, तो दिमाग में ना, अंधे को फायदा होगा एक आंख से दिखना। जब एक आंख से दिखेगा तो अंधे को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है ना, सरनाम से रिलेटेड सवाल है। और एग्जाम में मेरी अब कोशिश रहेगी कि इस प्रश्न में आपके जो डाउट्स है वो बहुत सारे डाउट्स में यहीं पर क्लियर करने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास करूंगा। देखिए, सवाल क्या कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भेंट में वाक्य में कौन सा सरनाम है। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में कौन सा सरनाम है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनुत्तरित। देखिए, इसे जिसकी का जो संबंध है वो किसके साथ बताया गया है, उसकी के साथ बताया गया। मतलब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, संबंध की बात की जा रही है। अगर बताइए जिसकी उसकी भैंस, ये हो सकता है क्या, ये जिसकी लाठी भैंस, ये भी नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों का आपस में क्या है, संबंध है। इस कारण यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम आ रहा है। कौन सा सर्वनाम आ रहा है यहाँ पर, संबंधवाचक सर्वनाम। ये चीज दिमाग में रखिए, दोनों का आपस में क्या है, संबंध है, इस कारण संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम बात करें निजवाचक सर्वनाम। तो सर हम निजवाचक सर्वनाम कब लगाएंगे। अगर आप कहोगे सर निजवाचक सर्वनाम कब लगाएंगे, तो दिमाग में ना, यदि आपको अपना अपना आपको इसमें आप या अपने या आप, है ना, या इसमें आपको स्वयं या खुद, इस प्रकार के यदि कोई शब्द दिखाई देवे, यदि वाक्य में इस प्रकार के आपको कोई शब्द दिखाई देवे, इसका अर्थ है वहां पर कौन सा सर्वनाम लिया जाएगा, वहां पर निजवाचक सर्वनाम। यही अगर मैं बात करूं प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न में आप क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे, जैसे कौन, क्या, किसका, किसका, किसे, किसे। ठीक है, जब आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दे वाक्य में, तो वो सर्वनाम कौन सा है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं, तो यह, वह, वे, ये, जब आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई देवे, ये आपका सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको ये जो सवाल है ये आपका अब गलत नहीं होगा। अगला सवाल प्रत्यय से, बहुत शानदार सवाल है। आपको इस सवाल में एक मौका देंगे हम, और जल्दी से आप बताइए इस सवाल का अर्थ क्या है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ये प्रत्यय से बना है, ये प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, सौर्य, करणीय, जातीय या अंजनीय। देखिए, हम बात करें कि ये जो शब्द बना है कौन सा बना है, सौर्य बना है। कौन सा बना है, सौर्य।
और सौर्य में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग लिया जा रहा है, ये प्रत्यय का प्रयोग लिया जा रहा है। अगर हम बात करें करणीय में, तो करणीय में कर्ण धन, है ना, कर्ण धन नीय, कौन क्या है इसका, कर्ण धन नीय। तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया, नीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगर हम ये आगे बात करें अंजनीय, तो यहाँ पर अंजन या अंजन धन क्या किया गया, अंजन प्लस ए प्रत्यय का प्रयोग। यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ए प्रत्यय का प्रयोग किया गया। और हम बात करें तो जातीय, तो यहाँ पर जाति प्लस ये, तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग है, जातीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया। आई होप यहाँ तक आपको क्या आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसके पर्यायवाची पता होने चाहिए, हंस के पर्यायवाची पता होने चाहिए। और एग्जाम में हम अरे हंस का पर्यायवाची कौन सा, फिर हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। ये आपसे नहीं, ये जो गलतियां है ये जब मैं एग्जाम देता था तो उस टाइम मेरे से भी गलतियां हुआ करती। तो न जो आता है इसका मतलब कौन सा पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अब हंस का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो अब इसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें हंस की पर्यायवाची की, बात करें तो हंस के पर्यायवाची कौन कौन से, हंस का पर्यायवाची राजहंस, देखिए हंस को अपन क्या बोलते हैं, राजहंस भी कहा जाता है हंस के। इसके अलावा राजहंस के बात करें तो हंस को ही क्या बोला जाता है, कपिल भी बोला जाता है। और अपन हंस के पर्यायवाची में बात करें तो मार्दव, है ना, ये भी किसको बोला, हंस को ही बोला जाता है। इसके अलावा केत, है ना, की ध्वज, केत की ध्वज, ये भी किसको बोला जाता है, हंस को ही बोला जाता है। तो अब हंस का पर्यायवाची आपको साफ दिख रहा है कि गुरुजी हंस का जो पर्यायवाची है वो तो क्या है, राजहंस है। तो यहाँ पर हमारा हंस का पर्यायवाची क्या है, राजहंस है। परंतु देखिए 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, तो अपन इन तीनों से फिर भी पीछे क्यों रहे, जब हमको 3 ऑप्शन और दे रखे हैं तो हम इन तीनों ऑप्शन से भी पीछे क्यों रहे। एग्जाम में जरूरत नहीं कि राजहंस ही पूछा जा सकता है, एग्जाम में आत्मा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आत्मा के जो पर्यायवाची है वो कौन कौन से, आत्मा के जो पर्यायवाची है वो एक तो क्या होता है, ये भैया ये छोरा में जीव ही कौन है, बिल्कुल मतलब एक तो जीव है, जीव के अलावा क्या है, चेतन, कहते हैं चेतन और अचेतन मन। अगर आपको कोई रीट वगैरह की तैयारी की, मैं जानता हूँ चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म सबने भरा है, तो अगर आपको है तो चेतन अचेतन मन का नाम जरूर सुना होगा। फिर क्या, तेरी अंतरात्मा की सौगंध खा रहे हैं, ये अंतरात्मा की सौगंध में ब्याह कर बड़ों को, ठीक है, तो मैं तो करूंगा भाई ब्याह, है ना, आप ये मत कि ये अंतरात्मा, अंतरात्मा है। इसके अलावा बात करें, है ना, एक होती है जीवात्मा, जीवात्मा, और एक होता मन। देखिए मन भी किसका पर्याय है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में, मन भी जो है वो भी अपने किसका, आत्मा का पर्याय है। मन भी किसका पर्याय है, आत्मा का पर्याय। अगर हम सूरज के पर्यायवाची की बात करें, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको दिख जाएगा, सूरज के पर्यायवाची की बात करूं तो सूरज का पर्यायवाची कौन कौन सा हो सकता है, तो दिमाग में सूरज का पर्यायवाची एक तो हो सकता है आदित्य, आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूरज का पर्यायवाची है। इसके अलावा भास्कर, भास्कर, ठीक है। इसके अलावा भास्कर के अलावा दिनकर, दिनकर जो है वो भी किसका पर्यायवाची है, वो भी सूरज का पर्यायवाची है। और हम बात करें दिवाकर, है ना, दिवाकर जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, सूरज का ही पर्यायवाची है। रवि जो है वो भी किसका पर्यायवाची है, सूरज का ही पर्यायवाची है। और तपन जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, सूरज का ही पर्यायवाची। तो देखिए साथियों, और मैंने कहा था कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर भी अगर कोई कहता है कि सर मुझे हिंदी में और भी महारत हासिल करनी, मैं कौन सी मार्केट से किताब लूं, तो मैं सारी किताबें सारी अच्छी होती, मैं किसी किताब की बुराई नहीं करता। सारे जो राइटर्स है वो बहुत अनुभवी है, तभी उन्होंने किताब लिखी। आज आप और हम में तो हिम्मत नहीं है किताब लिखने की, तो वो अनुभवी, आप उनको ये नहीं कह सकते। परंतु फिर भी अगर कोई पूछता है कि सर सबसे बढ़िया किताब कौन सी, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर एक किताब चलती है हिंदी की, है ना, आरबीएससी की। वो किताब आंख बंद करके लो बेटा, उसको 5-5 6-6 बार पढ़ो, आपका सबसे बेस्ट है। मैंने जब रीट दिया था तो उस समय मेरे 28 सवाल सही हुए थे और व्याकरण के करीब करीब सारे सवाल सही थे। तो वो मैंने दूसरा कहीं से नहीं पढ़ा, किसी टीचर की वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखी, मैंने उसी किताब को 3-3 4-4 बार पढ़ा है। चाहे आप ऐसे ही की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उस किताब को पढ़ सकते हो। और अगर ढंग से पढ़ो ना तो 5 दिन के अंदर वो किताब पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देना मेरे को किताब, बिल्कुल। ये देखिए, ये जो किताब है आपको, ये किताब दिख रही होगी ढंग से, हाँ ये, इस किताब को आप पढ़िए, ये किताब बहुत शानदार है ना। अधिकतर पेपर्स इसी किताब से बनते हैं, प्लस आपने इस किताब से कुछ पढ़ लिया और एग्जाम में उससे अलग आया तो आप क्या दे सकते हो, ऑथेंटिक प्रूफ है आपके पास, आप उस पर क्या डाल सकते हो, उस केस, उस क्वेश्चन पर अपवाद डाल सकते हो, ठीक है, आपत्ति लगा सकते हो। अगला देखिए,
अगला सवाल है डीरेफ। डीरेफ का क्या है? तो डीरेफ में दिमाग में ना भौरा क्या है? भौरा। भौरा क्या रहा? मधुप, मथुप, ठीक है, मधुकर, मधुकर, मधुकर के बाद में अली और सतपथ। ये किसके पर्याय है? ये जो सारे पर्याय है ये डिपेर के पर्याय है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा मैं, पीपीटी अलग बनवा दूंगा और ये क्वेश्चन पेपर है। अभी तो क्या करा है कि मैंने क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पर एज इट इज लगा दिया है। अगली बार मैं इसकी पीपीटी बना दूंगा, जिससे क्या रहेगा कि आपको थोड़ा सा अपन को लिखने की स्पेस मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन की मैं पीपीटी बनवा दूंगा नेक्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा मेरे को भी जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। अपन को सॉल्व करना है, केवल उत्तर तो बताने हैं नहीं मेरे को, यहाँ भाई केवल उत्तर बता दे। अपन थोड़ा सा आज अपन यहाँ टाइम ले रहे हैं आपका। सबसे देखो, मैं तो फालतू इंसान हूँ, आपका इंपॉर्टेंट समय अगर मैं ले रहा हूँ तो आपके पास कुछ ना कुछ पहुंचना चाहिए, मेरा नहीं मानना है। मानव का विलोम क्या है? मानव जो है, मानव का विलोम शब्द क्या है? देव, मनुष्य, राक्षस या दानव? देव, मनुष्य, राक्षस या दानव? तो मानव का विलोम क्या है? तो दिमाग में ना मानव क्या है? अरे तो कोई मानव या दानव है? तो अपन क्या है? दानव। तो मानव का जो अपोजिट है वो क्या रहता है? दानव रहता है। मानव का अपोजिट क्या रहता है? दानव रहता है। आ जाइए, मनुष्य। मनुष्य का अगर मैं बात करूं, मनुष्य का क्या रहता है? तो मनुष्य में क्या रहेगा? पशु या अमानुष? पशु या अमानुष, दिमाग में रखिएगा, पशु या अमानुष, ये मनुष्य का पर्याय है। इसके अलावा बात करें कि राक्षस का, राक्षस का कहाँ रहेगा भाई? राक्षस, राक्षस का पर्याय क्या रहेगा? विलोम क्या रहेगा? सॉरी विलोम, तो देखिए देव, ये भी राक्षस का है। इसके अलावा बात करें सज्जन, है ना, सज्जन, ये भी किसका? राक्षस का ही विलोम है। इसके अलावा बात करें सुर, ये भी राक्षस का है। और मानव, या हालांकि ये मानव नहीं है, पर आप दिमाग में, ये जो है ये भी किसके हैं? ये राक्षस के हैं, दिमाग में आ जाइए। अब हम बात करें, अगला सवाल बहुत शानदार है, इसका संधि से रिलेटेड सवाल है आपका। अगला सवाल जो है, पढ़ो जल्दी से इस सवाल को। क्या कह रहा है सवाल अपना? सवाल कह रहा है, अरे भाई साहब ये सवाल तो बिल्कुल कहीं जाना पहचाना लग रहा है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल, कि उहु पोहो शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? उहु पोह में संधि विच्छेद कौन सा है? तो दिमाग में रखना, अहा प्लस पोहो, उहु प्लस पोहो, है ना, या ठीक है, अपन वहीं सोल्व करते हैं इसको। इसमें जो डायरेक्ट ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अगर जो है वो कौन सा है? उह प्लस पो, उह प्लस अपोह, इसकी बात की जा रही। उह प्लस अपोह, ये जो है इसका क्या है? संधि विच्छेद है। उह प्लस अपोह का क्या है? ये संधि विच्छेद है। अब मुझे जल्दी से आप लोग बताइए, है ना, आप जल्दी बताइए कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया जाएगा। मैं बस आपको एक हिंट देकर जा रहा हूँ, मैं आपको बस एक क्या देकर जा रहा हूँ? हिंट देकर जा रहा हूँ। तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी संधि ओ का प्रयोग किया जा रहा है, बस। अब बाकी आप समझदार हो, अपन आगे कुछ नहीं बात करेंगे, आप सब समझदार हो, सब, है ना, चतुर श्रेणी अधिकारी बनने वाले हो आप सब लोग। अधिकारी बनने वाले हो, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए भाई। आ जाइए, अगला सवाल क्या है? ईद का चांद होना। अरे भाई साहब छोरा, ईद को चांद हो गयो, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यार ईद का चांद जो है हमें एक ही बार दिखाई देता है, तो क्या होता है? बहुत प्रिय होना, बहुत दूर होना, दर्शन दुर्लभ होना, ये दिखाई देना। तो क्या है? अरे वैसा तू कटे ईद को चांद हो रखी है, मतलब कहाँ तेरे दर्शन इतना दुर्लभ हो रखे? तो ईद के चांद होने का अर्थ क्या है? दिखाई देना। एक कभी कभी दिखाई देना, दोनों इसी का है, ठीक है। और ये देखिए, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होने का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना। आंख, बहुत प्रिय का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, क्या है? आंख का तारा होना, ठीक। और हम बात करें ना, बहुत दूर होना, बहुत दूर होने का क्या है ना, बहुत दूर होने का अर्थ है कोसों दूर होना। अर्थ क्या है? दिखाई देना, तो क्या है? नजर आना। दिखाई देने का अर्थ क्या है? नजर आना। अगला देखिए, अगला हमारा सवाल क्या है? आपका पत्र मिला, रेखांकित पद। देखिए, आपका पत्र मिला, कौन सा? प्रेम पत्र या सुसाइड नोट, या आपके ऊपर है सब।
आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पत्र मिला, रेखांकित पद कौन सा है कि जिस पद पर रेखा खींची गई है, ये पद कौन सा है, तो आपका पत्र मिला। इसके भेदों की अगर बात करें, ठीक है, ये जो आपका है, मैंने बताया था जहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका प्रयोग किया जाएगा। ये जो शब्द है ये तो हो गया अपने सर्वनाम, क्या हो गया आपका, जहां पर प्रयोग किया जाए, मैंने अभी जस्ट ऊपर बात करी है कि जहां पर आपका प्रयोग किया जाएगा ये हो गया सर्वनाम। ये जो पत्र है, यहाँ पर एक एक अपन पत्र जो है ना, पत्र जो है वो क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। और मिला, मिला क्या है, क्रिया हो रही है, तो मिला की जगह क्या है, किला है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। अब मुझे जल्दी से बताओ इसमें कौन सी क्रिया की जा रही है, देखिए पत्र। अब देखिए, अब यहाँ पर रेखांकित जो है वो किसमें प्रयोग किया जा रहा है, जो रेखांकित जो वाक्य है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सर्वनाम की क्या बताई जा रही है, विशेषण। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, ये जो है, देखिए यहाँ पर दिमाग में रखिए, रेखांकित पद कौन सा है, सर्वनाम विशेषण। कौन सा पद है यहाँ पर, सर्वनाम विशेषण है, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर कौन सा पद है भाई, सर्वनाम विशेषण। आ जाइए अगला हम बात करें। अगला क्या है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्याय शब्द नहीं है। यहाँ पर इंद्र का जो पर्यायवाची है वो शब्द नहीं है। तो इंद्र का पर्याय क्या है, शक, है ना। इसके बाद पुरंदर, है ना, पुरंदर। मुझे जल्दी से बताओ पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी, ठीक है, सुरंदर, सुरेंद्र, है ना। और हम बात करें देवेंद्र, देवेंद्र। और बात करें सुरपति, सुरपति। और हम बात करें वज्रधारी, वज्रधारी। और हम बात करें आगे महेंद्र, है ना। ये जो सारे जो पर्यायवाची है ये सब किसके हैं, ये अपने इंद्र के। तो अब इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से, देखिए यहाँ पर इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से नहीं है। यहाँ पर सुरपति है भाई, यहाँ पर कौन सा है, पुरंदर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सुरपति है, पुरंदर है, एक इसमें इंद्र का एक है वासन, है ना, वासव। ये वासव जो है ये भी दिमाग में ना, ये भी किसका पर्यायवाची है, ये भी इंद्र का पर्यायवाची। परंतु पिनाकी, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, पिनाकी। पिनाकी जो है वो किसका पर्यायवाची नहीं है, दिमाग में ना, पिनाकी जो है वो अपने इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पर आपको वो सर पिनाकी किसका पर्यायवाची है, भाई साहब अभी किसके दिन चल रहे हैं, महादेव के दिन चल रहे हैं, तो ये किसका है, शंकर का। शंकर, शंकर, कंकर, कंकर, शंकर, है ना, शंकर का पर्यायवाची है। महादेव का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची है। रुद्र का पर्यायवाची है। और हम बात करें नीलकंठ का पर्यायवाची है, तो जल्दी से जयकारा लगा दो भोलेनाथ का, ठीक है। और त्रिपुरारी का, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का भी क्या है, ये पर्यायवाची है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। देखिए पुरंदर जो होता है, पुरंदर जो होता है किल्लों का रक्षक होता है, किसका रक्षक होता है, किल्लों का रक्षक होता है। और ये जो पुरंदर है ये इंद्र को कहा गया है ऋग्वेद के अंदर, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आ जाइए अगली हम बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द की बात की जा रही है। वैश्या, निरपराध, अंगुली और उज्जवल। देखिए यहाँ पर जो है वो कौन सा शब्द जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर कौन से शब्द की बात की जा रही है, गलत की बात की जा रही है, अशुद्ध शब्द की बात की जा रही है। तो अशुद्ध शब्द हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो अशुद्ध जो शब्द है वो अपना यहाँ पर रहेगा निरपराध। कौन सा, निरपराध जो है वो यहाँ पर कौन सा शब्द है, अशुद्ध शब्द है ना। अगर हम इसको बात करें तो इसको क्या निरापराध बोलेंगे, निरापराध बोलेंगे। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से निरापराध लिखा जाता है, दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। मतलब अर्थ जिसका कोई दोष ना हो, जिसकी कोई अपराध ना हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विद्युत ज्योति, अनाधिकृत, दिवारात्र और तंदुप रात्र, ठीक है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, अनाधिकृत, इसकी बात की जा रही, अनाधिकृत है ये शब्द यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। अनाधिकृत जो है वो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है, दिमाग में रखिएगा आप। अगले हम बात करें, है ना, अगले हम बात करें कि अगले सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य में कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य की बात की जाती है। रावण की वध राम ने किया, रावण की वध राम ने किया। अरे भाई साहब रावण की, रावण का है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। भाई साहब दिखती बात है, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, ये भी क्या है, ये भी अपना गलत है। अगला क्या है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पेड़ पर कोयल कूक रही है, पेड़ पर कोयल कूक रही है। किस पर भाई साहब, पेड़ पर कोयल कूक रही है। तो इस जो वाक्य है कि पेड़ पर कोयल कूक रही है, इसमें उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु खुद अपना में, तो ये भी क्या है, गलत है। तो पेड़ पर क्या है, कोयल कूक रही है, तो ये हमारा जवाब क्या है, सही है कि पेड़ पर कोयल क्या है, कूक रही है। बहुत शानदार सवाल है भाई साहब, बहुत शानदार सवाल है, ये सवाल तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि सदैव में कौन सी संधि है, यहाँ पर बात की जा रही है सदैव जो है, सदैव में कौन सी संधि है। तो अब सदैव की हम बात करें तो क्या होगा, सदा प्लस एव, यही होगा, सदा धन एव। तो सदैव में कौन सी संधि है, जल्दी से, सदा प्लस एव, तो क्या है, बड़ी मात्रा और मात्रा मिलके कौन सी बन रही है, लंबा सुर बना रही है, और लंबा सुर क्या बनाएगी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है साहब, ये दीर्घ संधि है। और मैंने मेरे टाइम जब पढ़ा था, मैंने दिमाग में रखा, जब डबल मात्रा आ जावे, कौन सी मात्रा आ जावे, जब डबल मात्रा आ जावे, तो उस चीज को दिमाग में ना, वह संधि जो है वो कौन सी संधि आएगी, हमेशा दीर्घ संधि आएगी। अगर हम बात करें कि सर गुण संधि के भी आप एक उदाहरण बता दीजिए, तो दिमाग में ना गुण संधि का जो एक उदाहरण अभी जस्ट हमने पढ़ा था, सुरेंद्र, सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र जो है वो भी किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। और इसको क्या पढ़ेंगे, सुर प्लस इंद्र, सुर धन इंद्र, ये जो है ये किसका उदाहरण है, ये सुरेंद्र का उदाहरण है। और हम बात करें कि व्यंजन संधि का भी एक उदाहरण बता दीजिए गुरुजी, तो व्यंजन संधि का क्या होगा, सद धन गुण, सद प्लस गुण, सदगुण जो है ये भी किसका उदाहरण है, ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिमाग में ना, इसके अलावा वृद्धि संधि की अगर मैं बात करूं, वृद्धि संधि के मैं आपको एक नहीं दो उदाहरण देता हूं। कौन कौन से, एक तो देवेश, देवेश, ठीक है, क्या होगा, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, ये होगा देवेश का। देखिए देव प्लस एस मत कर देना, देव प्लस ईश होगा देवेश। और हम बात करें वृद्धि संधि का, एक उदाहरण आपके लिए नन्हे मुन्ने, वो क्या है, मह प्लस ऋषि, मैं धन ऋषि, है ना, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये वृद्धि संधि का। तो क्या हो जाएगा, महर्षि, दिमाग में रखना, मैं धन ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि, आ जाएगा सब दिमाग में। अगला देखना, देखो भाई सब समझ में आ रहा ना, लाइक शेयर करते हो यार, क्या है तुम, बिल्कुल मेरा भी जोश बना रहना चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अब निरीक्षक को अपन थोड़ा सा खोलते हैं, कैसे, निरीक्षक मतलब नी प्लस एक्स प्लस ने। अब देखिए ये ट्रेंड ये नए है दिमाग में, निरीक्षक, इस प्रकार से निरीक्षक खोल के पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बात करें तो जो नी है, कौन सा प्रत्यय, नी प्रत्यय, या अपन निर प्रत्यय भी कह सकते हो, आप इसको नी प्रत्यय भी कह सकते हो, निर प्रत्यय भी कह सकते हो। तो यहाँ पर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है, पैसे पीछे उसे आगे, तो दिमाग में रखना, ठीक है। तो आप दिमाग में ऊ है कुछ नहीं, इसमें अपन डंडी खींचना भूल गए, ऊ पैसे मतलब पीछे, तो निर, तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, निर प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर निर प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें अर्थ क्या होगा, आपका जवाब जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये से, कौन सा, सॉरी से नहीं है, हाँ द है, से नहीं है, द है, कौन सा, इसे द का प्रयोग किया जा रहा है। आ गया भाई समझ में आपको। अगला देखिए, अगला सवाल बहुत शानदार है, निम्नलिखित में से है ना, वियोज्य शब्द का विलोम कौन सा। इस वियोज्य शब्द का क्या पूछा है, यहाँ पर विलोम पूछा है कि इस वियोज्य शब्द का विलोम कौन सा है। तो वियोज्य शब्द का जो विलोम है
वो है अवियोज्य। वियोज्य शब्द का जो विलोम है वो क्या है, अवियोज्य। कौन सा वैसा, अवियोज्य। वियोज्य शब्द का जो विलोम है वो कौन सा है, अवियोज्य। ठीक है, वियोज्य जिसे अलग किया जा सके और अवियोज्य जिसे अलग किया नहीं जा सके। तो ये चीज भी आप क्या रखना, दिमाग में रखना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी मतलब लेखनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। लेखनी की दृष्टि से आप लिखते हो और लिखने के नजरिए से कौन सा जो वाक्य है वो क्या है, शुद्ध नहीं है। कौन सा जो वाक्य है वो गलत है। कौन से गलत वाक्य का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो गलत वाक्य कौन सा है, ईश्वर, उज्जैनी, उद्योग या आदित्य। भाई साहब इसका जवाब तो आप दे सकते हो यार, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। ईश्वर एकदम सही लिखा हुआ तो ये नहीं हो सकता है ना, उज्जैन एकदम सही लिखा हुआ तो ये भी नहीं हो सकता हमारे, उद्योग एकदम सही लिखा हुआ है। पर तो मैंने ऊपर तो बताया आदित्य का जो अर्थ क्या होता है, सूरज होता है, सूरज। और आदित्य हम कैसे लिखते हैं, आदित्य, आदित्य हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, आदित्य लिखते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से आदित्य हमारा क्या है, गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो, राहुल ठक्कर उसके घर में सो गया, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, मैं उससे मिलकर प्रश्न हुआ। तो यहाँ पर क्या, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध नहीं है, पूछा नहीं गया यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पर कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है ना, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो दिमाग में ना, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, मैं उनसे मिलकर क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। आप कहोगे सर कि आप ये कैसे करो, तुम तुम्हारा काम करो, इसमें भी क्या है, ये वाक्य भी क्या हो सकता है ना, ये भी सही हो नहीं। यहाँ पर क्यों, तुम अपना काम करो। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता कि तुम अपना काम करो तो ये वाक्य भी क्या होता, शुद्ध होता। परंतु यहाँ पर क्या है, तुम तुम्हारा काम करो, ये नहीं आएगा, तुम अपना काम करो। लेकिन हिंदी जो है वो अदब की भाषा है, रेस्पेक्ट की भाषा है, हिंदी में रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो हिंदी में तुम्हारा नहीं कहा जाता, तुम अपना काम, ये दिमाग में रखना वैसा। ठीक है, अगली चीज देखिए, अगला सवाल क्या है, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र, किसमें, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्य में एक सार्थक शब्द होगा कि बचपन और यौवन की जो उम्र है इन दोनों के मध्य एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, कि वैसा बचपन और यौवन के मध्य एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। इसमें थोड़ा सा पिछले सवाल में थोड़ा सा और चर्चा कर ले अपनी, एक बार थोड़ा सा आपके दिमाग में रह जाएगा कि देखिए, राहुल ठक्कर उसके घर सो गया, राहुल ठक्कर उसके घर सो गया, इसमें दिमाग में ना, है ना, है ना, राहुल ठक्कर उसके घर में सो गया, तो घर में नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, उसके घर पर सो गया। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, सबों ने नहीं, सबने, यहाँ पर सबों ने की जगह क्या आएगा, सबने, सॉरी सबने, सबने मान लिया कि पृथ्वी क्या है, सभी ने मान लिया। यहाँ पर सबने की जगह आप कह सकते हो कि सब ने मान लिया या सभी ने मान लिया कि पृथ्वी क्या है, दोनों वाक्य इसमें क्या आएगा, एकदम सही आएगा। आ जाइए वापस, कि बचपन में यौवन के मध्य की उम्र वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है, इसके लिए कौन सा सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वह संधि, किसका प्रयोग किया जा रहा है, वह संधि का, किसका प्रयोग किया जा रहा है, वह संधि का। अगला देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा परिभाषित, ये जो सवाल है इसका अर्थ जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो संविधा को भंग करना, किससे रिलेटेड है ये, संविधा को भंग करना, इसका क्या है ये जवाब है। ब्रीच का मतलब क्या है, ब्रीच का अर्थ ही क्या होता है, किसी को ब्रेक करना, तो किसी को भंग करना या किसी को तोड़ना। और कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आपके साथ कोई अनुबंध कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई अनुबंध कर रहा है, आपको कोई सुविधा पर रख रहा है ना, किसी का सुविधा पर रह रहे हो या किसी के साथ आप क्या कर रहे हो, करारनामा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, करारनामा कर रहे हो। तो इसका अर्थ क्या होगा कि अनुबंध को, संविदा को भंग कर। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं किसके माध्यम से, सभी सरकारी जो पत्र होते हैं, सभी सरकारी पत्र किसके माध्यम से लिखे जाते हैं।
तो उत्तम पुरुष के माध्यम से, अन्य पुरुष के माध्यम से, मध्यम पुरुष के माध्यम से या द्वितीय पुरुष के माध्यम से। तो जितने भी जो सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, जितने भी जो सरकारी पत्र लिखे जाते हैं वो किसके माध्यम से लिखे जाते हैं? तृतीय पुरुष के माध्यम से लिखे जाते हैं। किसके माध्यम से लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बोल दीजिए या तृतीय पुरुष के माध्यम से लिखे जाते हैं। किसके माध्यम से? तो अन्य पुरुष कह दीजिए या तृतीय पुरुष बोल दीजिए। जैसे सरकारी पत्र औपचारिकता होती है ना, निष्पक्षता औपचारिकता होती है, ये सारे जो पत्र है ये अन्य पुरुष के माध्यम से ही लिखे जाते हैं। साथियों इंग्लिश के जो सवाल है, ये इंग्लिश के सवाल थोड़ा सा अपन ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए 21वां जो सवाल है, चूज द राइट कैरेक्टर टेंस टू फिल इन द ब्लैंक ना, सी फिलिंग द ब्लैंक टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना। वो मार्केट गई और क्या हो गई? बारिश स्टार्ट हो गई। तो इसके अंदर क्या आएगा? वो गई थी, तो इसमें आएगा वॉज गोइंग। वो मार्केट गई और क्या स्टार्ट हो गई? मार्केट गई थी। और रेनिंग किसका प्रयोग किया जा रहा है? आईएनजी। किसका प्रयोग किया जा रहा है? आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। ये थी मामला रखिएगा। अगला सवाल क्या है? एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेंस इफ आई रीच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, है ना। इसके अंदर किसका प्रयोग किया जा रहा है? वेयर का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग किया जाएगा, इसमें वेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा, इसमें वेयर का प्रयोग किया जाएगा। आ जाइए अगला सवाल देखिए। सीज राइट्स आ लेटर, उसने पत्र लिखा, है ना। तो इसको पैसिव वॉइस के अंदर हमको चेंज करना। तो पैसिव वॉइस के अंदर आ लेटर इज रिटन बाय हर, आ लेटर रिटन बाय हर, ये अपना पैसिव वॉइस के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, है ना। इसमें हमको करेक्ट जो एक्टिव वॉइस है उसको संभालना है, उसको देखना। द रूम वॉज क्लीन बाय द मेड, जो कमरा है उसे मेड के द्वारा क्या कर लिया गया? साफ कर लिया गया। तो इसमें पैसिव क्या होगा? द मेड इज क्लीन द रूम, द मेड इज क्लीन द रूम, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? हमको कन्वर्ट करना है। सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा मैं कहाँ जा रही हूँ? मार्केट जा रही हूँ। तो इसको हमको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा था कि वह कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है। अगला सेंटेंस देखिए। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर इनडायरेक्ट की बात नहीं की जा रही है, डायरेक्ट स्पीच की बात की जा रही है। क्या? शी टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पर संभावना बता रही कि भाई वो मदद करेगा। तो ही सेड टू मी ही आई विल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा? मदद करूंगा। चेंज द नेगेटिव, इसको हमको नकारात्मक में क्या करना है? चेंज करना है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। अब इसको नेगेटिव में करना है। तो सी इज नॉट इंटेलिजेंट, सी इज नॉट इंटेलिजेंट मामला। सी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, सी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, नॉट आ गया। और नॉट हमको छोटी क्लास में पढ़ा है कि नॉट की जो स्थिति रहती है हमेशा तीसरे स्थान पर होती है, पता है आपको, ये चीज हम कर चुके हैं। अगला देखिए। ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रेटेड, दे विल अटेंड द मीटिंग, दे विल अटेंड द मीटिंग, इसको क्या करेंगे? विल दे अटेंड द मीटिंग, विल दे अटेंड, क्या उसने, इंट्रोगेटेड मतलब प्रश्नवाचक में अपन को कन्वर्ट करना है कि दे विल अटेंड द मीटिंग, उसने क्या वो मीटिंग अटेंड करेगा। तो अब इसको प्रश्न में करना है, क्या वो मीटिंग अटेंड करेगा। दोनों में फर्क है ना। अगला देखिए। फाइंडिंग एरर, हमें क्या देखनी है? यहाँ पर एरर ढूंढना है हमको। यहाँ पर क्या देखना है? एरर देखना है। और एरर क्या है?
फाइंड द एरर, है ना, हमको यहाँ गलती कौन सी, सी डू नॉट लाइक टू ट्रेवल अलोन, उसे अकेले सफर करना, उसे अकेले सफर करना क्या नहीं है, पसंद नहीं है, उसे अकेले सफर करना, तो उसे डू नॉट, यहाँ पर क्या है, एरर है, यहाँ पर डू नॉट क्या है बच्चा, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए साथियों हमारे जो टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, प्रकाश क्लासेस ब्यावर के नाम से, हमारा प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन इसी नाम से, यूट्यूब पे आप हमको यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगला फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल, सी इज हॉनेस्ट वुमेन, देखिए हॉनेस्ट की बात की जा रही है, तो हॉनेस्ट के साथ क्या आएगा, सी इज एन हॉनेस्ट वुमेन, क्या आएगा, सी इज एन हॉनेस्ट वुमेन, ठीक है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, यहाँ पर डिटर्मिनर, स्टूडेंट पास द एग्जाम, है ना, स्टूडेंट पास द एग्जाम, तो मैनी स्टूडेंट पास द एग्जाम, किसकी बात की जा रही है, मैनी स्टूडेंट पास द एग्जाम की बात की जा रही है। अगला देखिए, इन विच सेंटेंस द, है ना, क्वोटेशन मार्क इज करेक्टली यूज, आगे हम बात करते हैं, इसका जवाब क्या होगा, प्रूव यू हैव डन इट, क्या है, प्रूव यू हैव डन इट, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, सी इज फाउंड रीडिंग नॉवल, सी इज फाउंड रीडिंग नॉवल, तो इसमें क्या होगा, सी इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवल, किसकी बात की, सी इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवल। अगला देखिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वह स्कूल जाता है, किसकी बात की जा रही है, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, इसके लिए क्या होगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल की बात की जा रही है। अगला देखिए, लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा का अर्थ क्या होता है, लेखा परीक्षा का अर्थ होता है ऑडिट, लेखा परीक्षा का अर्थ क्या होता है, ऑडिट होता है, दिमाग, लेखा परीक्षा का अर्थ क्या होगा, ऑडिट होगा। आइए अब हम थोड़े से जीके के सवालों की बात करें, अब हम किसके सवालों की बात करें, हम जीके के सवालों की बात करेंगे। आ जाइए, अब हम जीके के सवालों की बात करेंगे, तो हमारा पहला सवाल क्या है, हमारा पहला सवाल ये था, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे, सिंधु का मैदान से, ब्रह्मपुत्र के मैदान से, गंगा के मैदान से, इनमें से कोई। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश दिमाग में रखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो संबंध है वो कौन से मैदानों से, गंगा के मैदानों से, कौन से मैदानों से, गंगा से मैदानों से पूर्वी का संबंध है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त, है ना, सुमेलित युग्म को अलग कीजिए, लाल मिर्ची जोधपुर की प्रसिद्ध है क्या, किन्नू जो है वो अलवर का प्रसिद्ध है क्या, इसबगोल जो भिनमाल का प्रसिद्ध है क्या, तो लहसुन है वो बारा का प्रसिद्ध है क्या, तो इसमें देखा किन्नू जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नहीं है, किन्नू जो है वो अलवर का प्रसिद्ध नहीं है, किन्नू कहाँ का प्रसिद्ध नहीं है, अलवर का प्रसिद्ध नहीं है। और याद कीजिए कोरोना काल में जो किन्नू है उनकी बिक्री सर्वाधिक बढ़ गई थी, और उस समय मुझे बताइए कि कहाँ के किन्नू सर्वाधिक आ रहे थे, तो किन्नू जो है वो अलवर के प्रसिद्ध है। आ जाइए, रखत, कांकड़, डांग, रुद्र, ये सभी जो है, ये सभी क्या है, ये जो सभी जो प्रकार है ये किसके प्रकार है, ये वनों के संरक्षण के संबंधित है, या ये जो सभी प्रकार है ये दिमाग में, ये सभी वनों से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये जो सभी है ये वनों से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी, किसकी बात है, मरु विकास कार्यक्रम, दिमाग में रखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम, मरुधरा के विकास के लिए जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर एक कार्यक्रम चलाया गया है, वो कार्यक्रम कौन सा है, मरु विकास कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र की जो भागीदारी, मतलब राज्य कितना % पैसा देगा और केंद्र कितना % पैसा देगा, तो राज्य जो है, राज्य कितना %, 25% पैसा देगा, और केंद्र जो है वो कितना % पैसा देगा, इसमें 75% पैसा देगा, ठीक है। आ जाइए, आ जाए अगला सवाल देखिए, रीड कोर का पूरा नाम क्या है, IMP है, दिमाग में रख लीजिएगा,
सवाल पूछा गया है, ये PYQ से उठाया गया है कि रीड कोर का पूरा नाम क्या है। रीड कोर का पूरा नाम क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। मोस्ट IMP है भाई, रट लेना कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, यही क्या है? रीड कोर की फुल फॉर्म है। अगला देखिए, राज्य में किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? राज्य के किस भाग में कौन सी मृदा? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल जो मृदा है वो राज्य के किधर पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है। राज्य एंटीसोल जो मृदा है वो राज्य के कहां पर पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, इसका जो उल्लेख किया गया है दिमाग में, ये मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है? मृदा का हम वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। मृदा को वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे भाई? हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अगर मृदा का यहाँ पर सवाल आया है तो थोड़ा सा अपन को समय लगेगा, परंतु हम मृदा का जो रिलेटेड, अब अगर एग्जाम में आपका कोई सवाल आता है तो आपका सवाल अब क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। तो अपन मृदा की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का अपन ने क्या बना लिया? ये इस प्रकार का एक डायग्राम बना लिया अपन ने भाई राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के इस प्रकार का हमने एक डायग्राम बना लिया। ये हमारा राजस्थान है। हमारे राजस्थान की आकृति कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताना। और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल। कौन सी? एरिडोसोल मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। यहाँ पर इस एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। और हम बात करें कि यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो बेल्ट है, हाड़ौती का बेल्ट है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जा रही है? यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जा रही है। और इस वाले एरिया में यहाँ पर एल्फीसोल मृदा पाई जा रही है। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जा रही है? एल्फीसोल मृदा पाई जा रही है। और यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर कौन सी? एनसेटिसोल मृदा पाई जाती है। दिमाग में क्या? ये इस प्रकार से हमारे राजस्थान में मृदा का क्या है? विशेषण किया गया, मृदा का विश्लेषण किया गया है। अब यहाँ पर अगर पूरे, जहां पर एरिडोसोल मृदा पाई जाती है वहां पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं। कौन से प्रदेश पाए जाते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जा रही है? तो अपने बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, इसके अलावा बाड़मेर आ गया और जोधपुर आ गया। यहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। और इस मृदा को भी 4 उसमें सब समूह के अंदर बांटा गया, उप समूह के अंदर बांटा गया है। ठीक है, आगे बात करें, अगला है ना एंटीसोल मृदा। ये एंटीसोल मृदा जो है ये अरावली से लेकर, है ना, अरावली व पश्चिम के क्षेत्रों में, अरावली व पश्चिम के क्षेत्रों में इस मृदा का क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। और यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है, ये जो जलवायु पाई जाएगी ये शुष्क प्लस अर्ध शुष्क, कौन सी? शुष्क प्लस अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर ये पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन सी है? तो एंटीसोल जो मृदा है इसका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार इसी एंटीसोल मृदा का पाया जाता है। अगला ये ऑल्फिसोल। ऑल्फिसोल जो मृदा है ये हमारे पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हमारे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है अपाद्र या आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर अपाद्र लिख दीजिए या आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये जो मृदा है कौन सी भाई साहब? ये जो मृदा है कौन सी, है ना, एंसीटोसोल। ये जो मृदा है ये मृदा कहाँ पाई जाएगी? हमारे मेवाड़ में पाई जाएगी। और मेवाड़ मतलब वो है ना क्या, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन वाला बेल्ट में ये मृदा पाई जाती है। प्लस इसके साथ ये मृदा जो है वागड़ में भी पाई जाती है। कोटा, है ना, बता दो वागड़ का मतलब क्या है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? ये मृदा पाई जाती है। और यहाँ की अगर जलवायु पूछ ले आपसे कि बताइए सर इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर आपसे जलवायु पूछ ले तो दिमाग में रखना, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, या तो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है ना, या फिर यहाँ पर अपन को आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु हमारे यहाँ पर पाई जाती है। और अंतिम में बच गई वर्टिसोल मृदा। कौन सी मृदा? वर्टिसोल मृदा। ये वर्टिसोल मृदा पाई जाती है अपने हाड़ौती के अंदर। कहां पर पाई जाती है वर्टिसोल मृदा?
हाड़ौती के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर जो मृदा है वो अति आर्द्र है ना, यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी वो आर्द्र और अति आर्द्र पाई जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा जो मृदा है बहुत ज्यादा नम, मतलब बहुत ज्यादा इन मृदा के अंदर, इस मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा नमी पाई जाएगी। तो ये आपकी जो मृदा है ये दिमाग में ना एक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अगर रिलेटेड, अब आपके एग्जाम में अगर कोई सवाल आ गया है तो अब वो आपका सवाल क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। आ जाइए अपन वापस अपने पेपर पे चलते हैं, टेस्ट पेपर पर आ जाइए। तो ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ आपको, दक्षिण में कौन सी मृदा पाई जाएगी, पूर्वी में कौन सी मृदा, थोड़ा सा आपको देखना है। अगला देखिए, बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगमों, बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? बनास नदी पर कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, जल्दी से बताओ भाई साहब की बनास नदी पर, है ना। पहला क्या है, बनास बेड़च कोठारी, दूसरा संगम कौन सा है, जल्दी से बताओ, बनास बेड़च कोठारी, है ना, बनास बेड़च कोठारी, बनास सीप चंबल, बनास खारी दाई और बनास बेड़च मेनाल। तो अपन देखिए, अपन केवल एक ही क्यों पढ़े, अपन पूरी बनास नदी को ही क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बनास नदी का जो उद्गम है बच्चों दिमाग में रखना, बनास नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है, तो खमनोर की पहाड़ियों से हो रहा है। कौन सी पहाड़ियों से हो रहा है, खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पड़ती है नन्हे मुन्नो, राजसमंद में पड़ती है। कहां पर, राजसमंद में। और इसका जो संगम हो रहा है, संगम मेरे मन की गंगा और तेरे मन की यमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो ये जो संगम है ये कहां पर हो रहा है, चंबल नदी में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, चंबल नदी में। और चंबल नदी में भी संगम का हो रहा है रामेश्वरम में, ठीक है। कहां पर, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ लो तो 512 किलोमीटर क्या है, इस बनास की लंबाई है, कितने किलोमीटर, 512 किलोमीटर। इसका जो अपवाद क्षेत्र है, बनास का जो अपवाद क्षेत्र है वो कौन कौन सा अपवाद क्षेत्र है, तो दिमाग में रखना, मेवाड़ का मैदान, कौन सा मैदान है, मेवाड़ का मैदान, जिसके अंदर राजसमंद आ रहा है, भिलवाड़ा आ रहा है और क्या आ रहा है, चित्तौड़ आ रहा है। इसके अलावा यहां से आपको पूछ ले कौन सी, मालपुरा का मैदान, कौन सा मैदान है, मालपुरा का मैदान। मालपुरा के मैदान के अंदर टोंक आ रहा है, सवाई माधोपुर आ रहा है और अपना अजमेर आ रहा है। ये चीज आप दिमाग में रखना। और अपन बात करते हैं इसमें थोड़ा सा सबसे मेन आईएमपी जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ ले तो काली सिंध, काली सिंध क्या है, बनास की सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें डाई जो है इसकी सहायक नदी है, मानसी इसकी सहायक नदी है, बांडी जो है इसकी सहायक नदी है। और बात करें मोरेल, मोरेल जो है इसकी सहायक नदी है ना। मैनाल जो है वो इसकी सहायक नदी है। आयड जो है ना इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें कोठारी जो है वो इसकी सहायक नदी है। और अपन बात करें खारी जो है वो इसकी क्या है, सहायक नदी है। ये हमारी बनास की सहायक नदियां है। और बेड़च और आड़ नदी के किनारे ही एक किला बना हुआ है मेसा के पठार पर, चित्तौड़गढ़ का किला। ये चीज भी आप दिमाग में रखना। और ये जो खारी है, खारी 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 कहाँ गई भाई साहब, खारी खारी नहीं, हाँ ये जो खारी जो है ये दिमाग में ना, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है, ये खारी नदी है। इसके अलावा बात करें जो बेड़च है वो बाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च जो है कहाँ गई भाई साहब, बेड़च नहीं लिखवाएगा, लिख लो भाई साहब बेड़च, है ना। बेड़च जो है वो कहां से, दिमाग में रखना, बाईं ओर से आने वाली सबसे सहायक नदी। अब बात करें यहाँ पर त्रिवेणी जो संगम है, अगर हम मैं बात करूं त्रिवेणी संगम के कि भाई साहब बेड़च के त्रिवेणी संगम की, त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं, बेड़च के त्रिवेणी संगम। देखिए क्वेश्चन करने में मजा कब आता है, जब अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा खोल खोल के करें पूरा, तो आपको भी मजा आता है पढ़ने में और मुझे भी क्या आता है, पढ़ाने में मजा आता है। बाकी मैं टिक कर लूं, जैसे इंग्लिश वाले सवाल थे, अब आपको पता है हम तो वैसा देसी बालक है, हम तो इंग्लिश से वैसे ही खार खाते हैं, डर लगता है हमको तो इंग्लिश से वैसे भी। आ जाइए अगर हम बात करें त्रिवेणी संगम, तो पहला त्रिवेणी संगम कौन कौन सा है, बनास, बनास, बेड़च और मैनाल, ठीक है। ये जो त्रिवेणी संगम हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, तो दिमाग में बिगोद, बिगोद भिलवाड़ा में हो रहा है। ये कहां पर हो रहा है, बिगोद भिलवाड़ा के अंदर हो रहा है। दूसरे त्रिवेणी संगम की बात करें तो बनास, बनास, खारी व डाई नदी का संगम हो रहा है। और कहां पर हो रहा है ये संगम, तो राजमहल टोंक में हो रहा है, राजमहल टोंक में हो रहा है, ठीक है। और तीसरा जो संगम है ये बनास, बनास, चंबल, चंबल और सीप नदी का संगम। और बनास और चंबल का संगम का हो रहा है रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट। और कहां पर, जस्ट बताया अभी मैंने, सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर स्थित है सब, ये
सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक संगठन युग्म नहीं है तो क्या बनास बेड़च और कोठारी का हो रहा है क्या? अभी है क्या कहां पर कोठारी? तो इसका जो जवाब रहेगा वो एक बार इसको अपन देखते हैं। बनास चीप संबल बिल्कुल ये संगम हो रहा है, बनास खारी डाई बिल्कुल ये हो रहा है, बनास बेड़च मेनाल बिल्कुल ये हो रहा है। तो हमारा बनास बेड़च और कोठारी नदी का क्या नहीं हो रहा है? संगम नहीं हो रहा है। दिमाग में और आपको दिमाग में तो बनास जो इसको वन की आशा भी बोला जाता है, वर्णाशा भी बोला जाता है। वन की आशा भी बोला जाता है और वर्णाशा बोला जाता है, और इसी बनास को विशिष्ट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये दिमाग में ना। और राजस्थान में सर्वाधिक जो अगर संगम बना रही है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बना रही है, तो ये बनास नदी ही राजस्थान में क्या बना रही है? सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बना रही है। और बनास नदी को ही राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी बनास नदी को ही माना जाता है। और चंबल जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और यदि पूछ ले कि केवल राजस्थान में बहने वाली, देखिए चंबल तो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, परंतु केवल राजस्थान में सबसे लंबी नदी बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? अपने बनास नदी है। भाई साहब दिमाग में रख लीजिए थे ये बात ने ढंग से। अगला देखिए, अगला सुमिलित कीजिए, है ना। बंद बोरठा बांध, बंद बोरठा जो बांध है, देखिए अगर हम बात करें ये बंद बोरठा जो बांध है ये कौन सी नदी पर है ना? सुमिलित की बंद बोरठा जो बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका जो जवाब रहेगा, है ना, बंद बोरठा जो बांध है ये कौन सी नदी पर? तो दिमाग में बंद बोरठा जो बांध है ये है अपने कुकुंद नदी पर। कौन सी नदी पर है बता? बंद बोरठा जो बांध है वो अपनी कुकुंद नदी पर स्थित है। इसके अलावा पूछ ले कि अगला बांध कौन सा है? तो अगला बांध इसरेडा बांध। इसरेडा बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित? अपने अभी जस्ट पढ़ी अपन ऊपर, बनास नदी पर। इसरेडा जो बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। आ जाओ भाई साहब आगे, ठीक है। मेजा जो बांध है, कौन सा बांध है यहाँ पर बात की जा रही? मेजा जो बांध है, मेजा बांध किस पर स्थित है? तो मेजा बांध दिमाग में ना ये कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। और जो बाकली बांध है ना, बाकली बांध, ये बाकली बांध किस पर स्थित है? तो बाकली बांध जो है ये सूकड़ी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सूकड़ी नदी पर। तो आप नीचे एक बार एक्सप्लेन जो है जो इसके ऑप्शन है वो ऑप्शन पे एक बार नजर मार लेना आप। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन को कहा जाता है? राजस्थान में 56 का जो मैदान है, कौन से मैदान है? राजस्थान में 56 के जो मैदान है वो किस नदी के मैदानों को कहा जाता है? माही नदी के मैदानों को, चंबल के मैदानों को, बनास के मैदानों को, या अपने लूनी के मैदानों को? तो राजस्थान में जो 56 का मैदान है, किसका मैदान है? राजस्थान में जो 56 का मैदान है ये मैदान कौन सी नदी के मैदान को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ साहब। ये जो मैदान है ये अपने माही नदी के मैदान को कहा जाता है। कौन सी नदी के मैदान को कहा जाता है? माही नदी के मैदान को ही 56 का मैदान कहा जाता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करें तो कौन सी नदी के मैदान को? माही नदी के। अपन माही नदी पढ़ ही लेते हैं तो थोड़ा सा अपन ढंग से पढ़ते हैं, पेपर ही नया ले लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया भाई साहब? ये भाई साहब गोला भाई कहाँ गया तू? दिख ही नहीं रहा एक तो। हाँ ठीक है, अगला देखिए, अपन बात करें माही का मैदान। ठीक है, माही के मैदान की बात करें, माही नदी की बात करते हैं। देखिए माही नदी पढ़ेंगे तो माही नदी का मैदान पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। माही नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम कहाँ से होता है? वो महेंद्र हिल्स से होता है। ये महेंद्र, है ना, महेंद्र झील के जो अमरेरू की पहाड़ी है विंध्याचल से, यहीं पर इसका वो होता है। इसका जो संगम होता है, माही नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर हो रहा है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी के अंदर माही नदी का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। इसके अलावा बात करें इसकी जो लंबाई की, अगर मैं बात करूं माही नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो नहीं माना 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? तो 171 किलोमीटर। राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? इसकी अपवा क्षेत्र कौन सा है? अपवा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका जो अपवा क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर व प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा में सर्वाधिक, माही नदी सर्वाधिक कहाँ बहती है? बांसवाड़ा में बहती है। और अपन बात करें आगे कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है भाई, है ना, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? तो बनास की सहायक नदियां कौन सी है? सॉरी बनास नहीं, माही की। अराव, अनास, चोप, है ना, या चाप, और चोप नहीं है, चाप है। ठीक है, इसके अलावा मोरेन ना, सोम और जाखम। और आपको पता है सोम, माही, जाखम,
जाखम और सोम माही जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर, किसके, सोम माही जाखम, ये माही हो गया, सोम हो गया माही, और इन तीनों नदियों के संगम पर, सोम माही जाखम तीनों नदियों के संगम पर कौन सा धाम बना हुआ है, बेनेश्वर धाम बना हुआ है। कौन सा, बेनेश्वर धाम बना हुआ है। इसे आदिवासियों का यहाँ पर क्या लगता है, कुंभ लगता है। संत माऊजी महाराज के द्वारा इस बेनेश्वर धाम की क्या की गई है, स्थापना की गई है। नवाटापरा के डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें इस माही नदी के उपनाम की अगर बात करें तो आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी माही को कहा जाता है। ठीक है, कांठल, कांठल मतलब प्रतापगढ़, तो कांठल की गंगा, कांठल की गंगा भी किसे कहा जा रहा है, इसी को कहा जाता है। इसके अलावा वागड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। और दूसरी चीज दिमाग में आए, ये एकमात्र नदी है जो हमारे राजस्थान से एक रेखा निकलती है, कर्क रेखा। इसे कर्क रेखा को काटने वाली राजस्थान की एक बार नहीं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भी क्या है, एकमात्र नदी है। यहाँ पर अगर बांध की बात करें तो माही बजाज सागर भी यहीं पर स्थित है। कागदी जो बांध है, देखिए माही बजाज भी जो बांध है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा कागदी जो है, कागदी पिकअप जो बांध है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा सोम कागदा है ना, सोम कागद है ना, ये जो बांध है ये भी क्या है, यहीं पर उदयपुर के अंदर स्थित है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर यहीं पर स्थित है। और जखम बांध जो प्रतापगढ़ में है वो भी क्या है, इसी बांध पर स्थित है। दिमाग में रखिएगा साथियों। तो ये जो आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी जो नदी है वो भी यही नदी है। आ जाइए, अब अपना सवाल क्या कह रहा है, सवाल आ जाओ भाई साहब, क्या कह रहा है, 56 का मैदान राजस्थान के किस बेसिन में पड़ता है। तो अब माही नदी, अब आप इसको एक बार केवल आपके दिमाग में ये रहे, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने कि 56 का जो मैदान है वो 56 का मैदान कहां से कहां तक होता है। तो अगर आपको ये दिमाग में रहेगा कि 56 का मैदान कहां से कहां तक होगा तो आप इस सवाल का क्या दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। मैंने बिल्कुल पास में लाकर आपको छोड़ दिया है कि 56 का मैदान कहां से कहां तक बहता है। तो अब आप इस थोड़ा सा इस सवाल में दिमाग लगाइए, इसका किस प्रकार से इसका जवाब आया ये भी आप बता दीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राज्य के प्रथम निजी क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सी परियोजना है, गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के प्रथम निजी क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित क्या है, परियोजना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत शानदार है कि 2001-2011 के दशक में राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम थी। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो न्यूनतम है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जा रही है और जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सबसे न्यूनतम रही है। तो हमारा जवाब क्या रहेगा, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो श्री गंगानगर में। कौन से जिले में, श्री गंगानगर में राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे न्यूनतम रही है, दिमाग में रखिएगा। आ जाइए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखिए, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जालोर को। राजस्थान के किस शहर को, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है। हाल ही में राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना आई थी और इस चौथी बाघ परियोजना के तहत किसको, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। देखिए सरिस्का भी अपना में बाघ अभ्यारण्य है, रणथंभौर भी बाघ अभ्यारण्य है और मुकुंदरा हिल्स भी अपना आप में क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। तो ये 4 के 4 बाघ अभ्यारण्य आपको ध्यान में रहना चाहिए। और सबसे नया जो बाघ अभ्यारण्य है वो रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को, एपिकल्चर मधुमक्खी के पालन को, वर्टिकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन को और पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया को कहा जाता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वर्टिकल्चर जो है, कौन सा, वर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर समुद्री जीव के उत्पादन को नहीं कहा जाता है।
परंतु फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि को कहा जाता है, एफी कल्चर मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है, और पीसी कल्चर जो मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। ये दिमाग में रखना। अब वर्टिकल्चर, वर्टिकम्पोज जो केंचुए की जो कृषि से रिलेटेड है उसको वर्टिकल्चर कहा जाता है। आ जाइए अगला सवाल क्या है, रॉक फास्फोरस सर्वाधिक किस खान से निकलता है? रॉक फास्फोरस जो है वो सर्वाधिक जो निकलता है हमारे राजस्थान में झामर कोटड़ा से निकलता है। कहां से निकलता है? झामर कोटड़ा से सर्वाधिक रॉक फास्फोरस निकलता है। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? अभी जस्ट बता चुका हूं मैं कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो हमारे राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, और दक्षिण में भी कहां सर? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कहां से होकर गुजरती है साहब? डूंगरपुर बांसवाड़ा से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एक कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि कर्क रेखा अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है तो कितने किलोमीटर गुजरती है? कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, परंतु कितने किलोमीटर होकर गुजरती है? इसका कमेंट जल्दी से बताइए कि राजस्थान से जो कर्क रेखा है वो कितने किलोमीटर होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है राजस्थान से कितने किलोमीटर होकर गुजरती है? तो दिमाग में ना कितने किलोमीटर? मात्र 26 किलोमीटर जो है कर्क रेखा हमारे राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर जो हमारे राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है दिमाग में ना, कर्क रेखा को 23 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये जो रेखा है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और दिमाग में ना यहीं पर 21 जून जो है, कौन सा? 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन यहाँ पर कौन सा है? 21 जून का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। तो दिन सबसे बड़ा होगा, जो रात यहाँ पर क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो 21 जून का दिन यहाँ पर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। दिमाग में रहना। इसी कारण इसी को कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और 2015 से इसी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी आपको मनाया जाता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। हाँ साथियों, हमारे जो है हमारे ऑफलाइन जो बैच है आरपीसी, आरएस और एसआई के जो हमारे ऑफलाइन के फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो चुके हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू के। ये तो आरएस के अंदर है, और पीएसआई एसआई के अंदर प्री और इंटरव्यू के जो बैच है वो हमारे यहाँ से प्रारंभ हो चुके हैं साथियों। तो जल्दी से आप ऑफलाइन बैच क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर हमको क्या कर सकते हो? कॉल करके पूछ सकते हो, अधिक जानकारी ले सकते हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित सुमेलित असुमेलित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ है क्या? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ है क्या? बिल्कुल। जाखम परियोजना कहां पर है? प्रतापगढ़। हमने जस्ट पढ़ी है, माही नदी की एक परियोजना है। माही नदी पर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध, और ये परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना ये कहाँ की है? डूंगरपुर है। भीखाबाई और सागवाड़ा परियोजना ये कहाँ की है? ये डूंगरपुर की है। नंद समंद परियोजना ये कहाँ की है? राजसमंद की। कौन सी परियोजना? नंद समंद परियोजना ये कहाँ की है? राजसमंद की है। पर भीम सागर जो परियोजना है, कौन किसकी बात की जा रही है? भीम सागर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? भीम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आ जाइए, कौन सी परियोजना है? भीम सागर परियोजना। भीम सागर परियोजना कोटा में नहीं है, दिमाग में ना। भीम सागर जो परियोजना है वो कहां पर स्थित है? तो ये जो परियोजना है ये झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। और कौन सी नदी पर? उजाड़ नदी पर। कौन सी? उजाड़ नदी पर बनी हुई एक परियोजना है, दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? मुकुंदरा पहाड़िया स्थित है। मुकुंदरा की जो पहाड़िया है, किसकी पहाड़िया? मुकुंदरा की जो पहाड़िया है वो कहां पर स्थित है? हाड़ूटी के पठार में। बिल्कुल, मुकुंदरा के हिल्स, मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा में स्थित है, हाड़ौती के पठार पर। कौन से? भोमोट के पठार पर नहीं है, अरावली में भी नहीं है, छप्पन के मैदान में भी नहीं है, ये कहां पर है? वैसा अपने कोटा के अंदर स्थित है। अगला सवाल देखिए, सोम कमला अंबा। अरे भाई अभी तो पढ़ी हमने। सोम कमला अंबा कहां पर है? कौन सी नदी पर बनी हुई है सोम कमला अंबा? माही नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर? माही नदी पर बनी हुई है। और कहां पर है सोम कमला अंबा? सोम कमला अंबा कहां पर स्थित है भाई साहब? तो दिमाग में ना, सोम कमला अंबा जो है वो कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगला देखिए, कौन सा बांध का पान नहीं है? कौन सा बांध
पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक पान की खेती के बाद हमारा वो गाना बना, पान खाए सैया हमार। तो कौन सा जो बांध है वो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरा सागर बांध। साहब साधन तो मोरा ही है ना, तो दिमाग पान से मोरा दिमाग में रख लेना, पान से मोरा, मोरा सागर मोरा सागर पान खाए ना, पति का नाम होगा उसका। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट टाइम सवाल है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह है वो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का भीष्म पितामह कहा जाता है। आ जाइए भाई साहब, अगला सवाल है 32 रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भाई साहब अभी कुछ दिनों पहले मैंने रणथंभौर पढ़ाया था ऑनलाइन और आपको बताया था कि एक राजा था जेत्र सिंह, उसी का एक पुत्र था हमीर हट के लिए जाना जाता है, हमीर देव चौहान। और वही अपने पिता के 32 वर्ष शासनकाल पूर्ण होने की खुशी में इसे 32 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ करवा रहा है? रणथंभौर में करवा रहा है। कहाँ करवा रहा है? और इसी छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। दूसरी चीज मैंने एक चीज और बताई थी कि ये जो एक छतरी स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? मांडल के अंदर भी स्थित है, क्योंकि अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य के जो अभियान भेजा गया था वो जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में भेजा था, और जगन्नाथ कछुआ की इस अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है, और उसी की छतरी भी कितने खंभों की है? 32 खंभों की है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? हमीर देव चौहान के द्वारा। और हमीर का पता है कि यही 1301 के अंदर क्या होता है? यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। किसके विरुद्ध? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध होता है। फिर मैंने बताया था कि जौहर का नेतृत्व देवल दे करती है, और पद्म तालाब में जो रंग देवी करती है, और पद्म तालाब में कूदकर जो देवल दे होती है वो अपने प्राणों की आहुति दे देती है। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी कहाँ किया गया है? यहीं पर ही किया गया है। रह जाएगा मेरे नन्हे मुन्नो आपको ये सारी चीजें याद। अगला देखिए, अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है भाई साहब। क्या सवाल है इसको देखिए। अगला सवाल क्या है ना? राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हरविलास जो शारदा है वो राजस्थान के किस जिले से? अपने अजमेर जिले से संबंधित थे। और है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम में हरविलास शारदा का एक महत्वपूर्ण क्या रहा है? रोल रहा है। अपन आगे और इस चीज को पढ़ेंगे भाई साहब। साथियों हमारे आरपीजी 3rd ग्रेड के ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। आप जल्दी से एनरोलमेंट करवा के हमारे ऑफलाइन बैच का क्या ले सकते हो? हिस्सा ले सकते हो। L1 और L2 के अंदर हमारे पास सभी सब्जेक्ट क्या है? अवेलेबल है साथियों। आ जाइए हमारा अगला सवाल। ओ भाई साहब बहुत शानदार सवाल है, इसको नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है। तो मेरे भाई साहब बच्चों, मेरी जो राजस्थान का प्राचीन इतिहास की जो वीडियो है आप वीडियो जाके देखो। 2 वीडियो है जो महाभारत काल और पतंजलि की महाभाष्य के अंदर यदि किसी का उल्लेख किया गया है तो हमारे माध्यमिका नगरी चित्तौड़ का किया गया है। ठीक है, महाभारत काल में है ना माध्यमिका सिवी जनपद हुआ करता था। उस सिवी जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? माध्यमिका हुआ करती, जिसका नया नाम बाद में क्या बन गया? नगरी बन गया। और इस नगरी को बाद में किस नाम से जाना जाने लग गया? चित्तौड़ नाम से जाना जाने लग गया। तो चित्तौड़ का पुराना नाम है क्या है? माध्यमिका नगरी चित्तौड़। और अपन आगे बात करें तो इसी को प्रागवाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागवाट भी कहा जाता है। और इसी नगर को मेघवाट भी कहा जाता है। इसी नगर को क्या कहा जाता है? मेघवाट भी कहा जाता है, प्रागवाट भी कहा जाता है। दिमाग में रख लीजिएगा कौन सी। और यहाँ पर जो किला बना हुआ वो चित्तौड़ का किला है, जो चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया है। कौन से मौर्य द्वारा? चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर बप्पा रावल 734-35 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ में गुहिल वंश की क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन से पठार पर? तो मेसा के पठार पर स्थित है। दूसरी चीज पूछ ले कौन सी है ना, तो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर यह किला बना हुआ है भाई साहब। बैराट विराट नगर कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता के अशोक के भारतपुर लेक से रिलेटेड है,
जिसके अंदर देवा नाम प्रियदर्शी मगध राजा अशोक का नाम किया गया है। देवा नाम प्रियदर्शी मगध राजा अशोक, रेड से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब कांकोट तो आप कर ही लो भाई साहब, है ना। और रेड को ही प्राचीन टाटा नगर भी कहा जाता है। आंवला बावले की संधि, अरे भाई साहब मेरी फेवरेट संधि है, आंवला बावले की संधि, है ना। क्लास में बता, आंवला बावले की संधि, आंवला बावले की जो संधि है वो किस किस के मध्य हुई थी? तो कुंभा वसेज जोधा, वसेज नहीं होती, कुंभा प्लस और जोधा के मध्य। मैं सन नहीं बताऊंगा, सन आपको बताना, मैं सारी चीज बता दूंगा। ये जो है दिमाग में ना, आंवला बावल की संधि के तहत, आंवला बावल की संधि के तहत बीच की सीमा किसे रखी गई? सोजत को रखी गई। बीच की सीमा किसे रखी गई? सोजत को रखी गई। और हमारे कुंभा जी के एक पुत्र थे रायमल, है ना, क्या नाम है ना, रायमल। रायमल का जो विवाह हुआ था वो जोधा की पुत्री किसके साथ हुआ था? श्रृंगार कंवर से हुआ था। किसके साथ हुआ था? श्रृंगार कंवर से हुआ था। और श्रृंगार जो है गोसुंडी के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवा रही है, और उसी बावड़ी के अंदर ये अपने दादा, अपने पिता का क्या कर रही है? उल्लेख कर रही है। तो बताइए, जो आंवल बावल की संधि है, जिसको आंवले बावले की संधि भी कहा जाता है, इसका जो सन है वो कौन सा है? कमेंट करके बताना। जो ऑफलाइन के छोरे टावर बैठे हुए इनके ऊपर भी मैंने सवाल दे दिया वैसा। अगला देखिए, आ जाइए, करौली के यादव शाखा, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? करौली की जो यादव शाखा है, किसकी बात की जा रही है? करौली की यादव शाखा का मूल क्या है? करौली की यादव शाखा का मूल क्या है? तो देखिए, करौली की जो यादव शाखा है, इसका जो मूल संस्थापक किसे कहा गया है? किसके द्वारा करौली की यादव शाखा की स्थापना की है? करौली की यादव शाखा जो है वो उसका स्थापना करने वाला है विजयपाल। विजयपाल को ही करौली के यादव वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। भाई आ जाइए, राठौड़ राजवंश का पितृहंता, प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? तो दिमाग ना, पिताजी सो रहे थे आराम से, मस्ती से, पीछे से टाबर आता है, टाबर क्या देता है? पिताजी को धक्का मार देता है। और ये मारने वाला कौन है? हमारे मालदेव। कौन है भाई साहब? मालदेव। मालदेव के पिताजी कौन है? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह को मालदेव क्या दे देता है? धक्का दे देता है। मालदेव ही जो था वो दिमाग में ना इतना प्रबल था कि जब वो मालदेव राजा बना था, उसके पास सोजत और जोधपुर के अलावा कोई परगना नहीं था। परंतु मुझे जल्दी से कमेंट बताओ, कितने युद्धों के अंदर कितने परगने जीते थे इसके द्वारा? आ जाइए, और अपन बात करें, मालदेव जो है वो कुंवर जब था, जब राजकुमार था, जब खानवा के युद्ध के अंदर भी क्या लेता है? भाग लेता है। खानवा के युद्ध में क्या लेता है? भाग लेता है। और मालदेव की जो राजकुमारी थी, कौन सी थी? रूठी राजकुमारी या रूठी रानी उमादेव। वो भी किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतनी चीज डिस्कस करेंगे आगे अपन। और अभी तो बहुत सारे पेपर्स है, उन पेपर्स में डिस्कस करेंगे। आमेर का शासक भारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारमल ने अलवर के भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। अकबर ने भारमल को 7,000 का मनसबदार दिया। यह सही है। अब देखिए, इस सवाल को करने का थोड़ा सा अगर ट्रिक लगावे अपन, तो देखिए ये चीज तो अपना क्या है, दूसरा कि भारमल की बेटी थी वो कौन थी? हरकाबाई थी। इसका मतलब ये जो है, ये ऑप्शन तो अपना एकदम क्या है? सही है। अब दो ऑप्शन कहां पर आ रहा? इसका मतलब उपयोग सभी तो नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन ही, तो ये काट। तो देखिए आपको किस तरीके से चीज करनी है। अब अकबर के द्वारा 7,000 का जो मनसबदार है वो केवल और केवल मान सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? केवल एकमात्र हिंदू राजा मान सिंह को दिया गया था। और दूसरी चीज बात करें, इसी को फर्जंद की भी उपाधि दी गई थी। किसकी? फर्जंद की भी उपाधि दी गई थी। फर्जंद मतलब होता बेटा। तो अब ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब हमारा ये तीसरा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। अब मैंने पहले पर चर्चा करी नहीं थी कि भारमल ने अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो आ गया दिमाग में किस तरीके से हमको इस प्रकार के सवाल, है ना, करने हैं। साथियों, प्रश्न करने में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आधे सवाल करके भग जाऊंगा मैं तो। यानी भूख लाग रही, सुबह से क्लास ले रहे हैं। आ जाओ साहब। गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों के किस माध्यम से संगठित किया था? भीलों और ग्रासियों, हालांकि ग्रासियों नया आ गया
अपन अपनो भीलों पर अड़ी के रहना है अपन को, तो कि गोविंद गुरु द्वारा भीलों को कौन सी सभा की स्थापना की गई थी? संभ सभा की स्थापना की गई थी। भीलों के लिए कौन सी सभा की स्थापना की गई है? संभ सभा की स्थापना की गई है। अब इस पर और अपन आगे, क्योंकि नेक्स्ट जो पेपर होंगे उस पर बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन और डाले हुए मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो अपन उस पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला सवाल देखिए भाई साहब, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असंगत कथन को चुनिए। कौन से असत्य कथन को अपन को क्या है? चुनना है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार का सहारा लिया। क्या ये बात सही है? क्या सर्वप्रथम कौन से प्रताप समाचार का सहारा लिया? क्या नहीं वैसा उन्होंने सहारा नहीं लिया था, वो तो खुद प्रताप समाचार में उनकी खबरें छापी जाती थी। क्या है? प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है। क्या? महाराष्ट्र से, कानपुर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। तो दिमाग में रखिएगा, ये तो एकदम सही है। प्रताप यहाँ पर असंगत चुनना है, ठीक है, बिल्कुल। प्रताप नामक समाचार पत्र और विजय सिंह पथिक द्वारा ही इस गणेश शंकर विद्यार्थी को, किसको? इस गणेश शंकर विद्यार्थी को कौन सी राखी भेजी गई थी? चांदी की राखी भेजी गई थी। कौन सी राखी भेजी गई थी? चांदी की। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी अपने समाचार पत्र प्रताप के अंदर, जो कहां से, महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं हो रहा है, ये कानपुर यूपी से प्रकाशित हो रहा है। कहां से? कानपुर यूपी से प्रकाशित होता है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? लोगों की बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को प्रकाशित किया करते थे। अगला सवाल क्या? 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। बिल्कुल, महाराष्ट्र वर्धा में, एकदम सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विजय सिंह पथिक को। कहां पर? वर्धा में। और जब किसी सेवा संघ की स्थापना की जा रही है तो भाई साहब बेटा किस दिन काम आएगा? और गांधी जी का 5वां बेटा कौन है? गांधी जी का 5वां बेटा कौन है? तो जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज, क्या नाम है? जमुना लाल बजाज। और जमुना लाल बजाज जी के द्वारा ही भर भर के क्या दिए गए हैं? चेक दिए गए थे। वर्धा से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का भी क्या किया? प्रकाशन किया। ये बात भी एकदम क्या है? सत्य है। देखिए, आपको एक सवाल से किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ब्यालू जो है, ग्रामीण क्षेत्र में शाम का भोजन को ब्यालू कहा जाता है। सही है क्या? आ जाइए, बिल्कुल सही है। कलेवा किसे कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर के भोजन को कलेवा कहा जाता है क्या? नहीं, कलेवा जो कहा जाता है वो सुबह के नाश्ते को कहा जाता है। सुबह के नाश्ते को, है ना, सुबह का जो नाश्ता होता है उसी को क्या बोला जाता है? कलेवा बोला जाता है। भाता किसे कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन। वैसा फिल्मों में देखा होगा, ऊपर गठरी बनी हुई रहती है लड़की के, और वो क्या जाती है? अपने पति के लिए, अपने प्रियवर के लिए, अपने प्रीतम के लिए क्या ले जा रही है? खाना लेके जाती है। आ जाइए, इनमें से कोई नहीं, ये अपना दिमाग में रखिएगा। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म असुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, कच्छाबू। कच्छाबू क्या है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला टंग घाघरा। बिल्कुल सही है। कच्छाबू किसके? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक टंग घाघरा है, ये कच्छाबू है। और ये टंग घाघरा याद करो, हाय रे मेरा घाघरा, बगदाद से लेकर दिल्ली, उसके अंदर माधुरी दीक्षित ने ये घाघरा पहना था। और जो लंगोट, लंगोट क्या है? तो लंगोट में दिमाग में ना, आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर का एक वस्त्र है, लंगोटा है। ये लंगोट नहीं है, लंगोटा, बिल्कुल सही है। अगला हम बात करें, है ना, खेपटा। खेपटा क्या है? शहरी जनजातियों के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला साफा या पगड़ी, इसी को क्या बोला जाता है? खेपटा बोला जाता है। डेपाड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं का घाघरा। अरे नहीं भाई, ये आदिवासी महिलाओं का घाघरा नहीं है। आदिवासी भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं, पुरुषों द्वारा कमर से घुटने तक पहने जाने वाली एक धोती है। तो डेपाड़ा क्या है? ये घाघरा नहीं है, ये तो भील पुरुषों की कमर से लेकर घुटनों तक की क्या है? एक धोती है। क्या है? धोती है। दिमाग में रख लेना। आ जाइए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व का नहीं है? जन्म से पूर्व मतलब पहले, जन्म से पूर्व का संस्कार क्या है? जो निष्कर्मण संस्कार है। कौन सा?
निष्कर्मण संस्कार है वो जन्म से पूर्व का नहीं है, जन्म के पूर्व मतलब जन्म से पहले का नहीं है, ये जन्म के क्या है, बाद का है। निष्कर्मण जो संस्कार है वो जन्म के बाद का, बल्कि गर्भाधान, पुंसवन और बात करें सीमांतोनयन, ये जो तीनों संस्कार है ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। अगला अग्नि नृत्य, और भाई साहब जसनाथ जी महाराज की जय हो। तो ये जो अग्नि नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाए, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। और दिमाग में ना जब ये नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है, तो ये नृत्य नहीं है, अपितु ये क्या है, कृषि क्रिया है। किस पर आधारित है, कृषि क्रिया पर आधारित है। और जब ये नृत्य किया जाता है उसके समय मुंह से क्या बोला जाता है, फतेह फतेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फतेह फतेह बोला जाता है। और मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताओ ये अग्नि नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, जहीं पर ये अग्नि नृत्य किया जाता है। आ जाइए। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का एकमात्र कौन सा किला है, रणथंभौर का किला है। कौन सा किला है, रणथंभौर का किला। जब 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले को जीत लिया गया तो दिमाग में रखना यहाँ पर किसकी मस्जिद का निर्माण करवाया गया और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। कौन सा, त्रिनेत्र गणेश धाम जो है वो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक गिरजाघर भी बना हुआ है। सवाल बहुत शानदार है भाई साहब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैंने क्या कहा था, अगर आप मेरे साथ घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा रुकोगे तो मान के चलिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें क्या होगी, यहाँ से नई चीजें आपको पता चलेगी। अगला सवाल देखिए, शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की जो स्वर्ण नगरी है वो हवेलियों तथा अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी प्रसिद्ध है, नवलगढ़। किसको, नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो भित्ति चित्र है, भित्ति दीवारों पर बने, हवेलियों की दीवारों पर बने जो चित्र है उनमें सोने के कलर के, सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसे कहा जाता है। राजस्थान का रूणेजा मेला संतुष्ट समाज के किस प्रकार का योगदान है। संतुष्ट समाज, देखिए रूणेजा मेला अभी आने वाला है, राम सा पीर की जयकारा लगा दो भाई साहब। कब बढ़ता है, योग तो भाद्रपद शुक्ल दूज से प्रारंभ हो जाता है और 11 तक ये अपना मेला चलता है। इसी को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ भी जो है इसी मेले को कहा जाता है। और चीज दिमाग में रखना, इसी मेले में है ना, दिमाग में ना, यही जो मेला रामदेव जी की जो समाधि है वहीं पर ये मेला भरता है, जैसलमेर के अंदर, धूणीचा के अंदर। और अपन आगे बात करें तो रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है क्योंकि इनको हिंदू व मुस्लिम ताने तो पूजे गुजरात भी हो, है ना, तो पूरा गुजरात और राजस्थान और आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो अपने रामदेव जी को पूछते हैं। 5 पीरों के अंदर भी रामदेव जी का नाम लिया जाता है। अगर हम बात करें तो इनको क्यों याद किया जाता है, क्यों ये मेला इतना अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी आते हैं और यहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं। तो जो ये जो मेला है ये सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सांप्रदायिक भावनाओं के लिए ये मेला जाना जाता है। अगला मेला अगला देखिए, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का प्रतीक है। तुर्रा कलंगी जो है वो लोक नाट्य किसका प्रतीक है, शिव पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शिव और पार्वती का प्रतीक है। शिव पार्वती दोनों ही दिए हुए। अच्छा, तुर्रा जो है वो शिव का प्रतीक है और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक है। ठीक है। अजमेर, उदयपुर के दरबार में, मेवाड़ के दरबार में 2 व्यक्ति थे, बताओ, तुकनगीर और दूसरा नाम आपको, इन दोनों के द्वारा इसको क्या किया, इस लोक नाट्य को प्रसिद्ध करने का कार्य किया जाए। अगला सवाल बहुत शानदार है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ने राजस्थान की किस बोली को भीलों की बोली कहा गया है। राजस्थान की किस बोली को भीलों की बोली कहा गया है। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, लिंग्विस्टिक
सर्वे ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक के अंदर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने भीलों की बोली किसे कहा गया है? तो वागड़ी जो बोली है, कौन सी? वागड़ी, जो कहां पर? डूंगरपुर में बोली जा रही है, बांसवाड़ा में बोली जा रही है। ये जो बोली है, क्या हो गया? अपना आ गया क्या? हाँ ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बोली बोली जिसी को वागड़ी बोली बोला जाता है। आ जाइए, डींग के जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो डींग के जो जल महल है उसका निर्माण जो है वो जाट शासक सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सूरजमल जाट के द्वारा इस महलों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला देखिए, अगले सवाल की हम बात करते हैं इसी में। अगला सवाल क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? हमको विचार करना। तो सवाल क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा, है ना, भारत की संचित निधि द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है तथा उपयुक्त, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री के जस्ट अपोजिट जो सीएम रहता है वो राज्य मंत्री परिषद का क्या रहेगा? प्रमुख रहेगा। तो ये बात एकदम क्या की जा रही है? बिल्कुल सही की जा रही है। प्रधानमंत्री की जो सैलरी है उसका निर्धारण कहां पर किया जाएगा? सदन में किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री है उसकी सैलरी का निर्धारण भी कहां पर किया जाएगा? विधानसभा के अंदर किया जाएगा। उसका लोकसभा में, इसका विधानसभा में। आ जाइए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ था? संविधान सभा का जो निर्माण है वो किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कौन से मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां है। कितनी अनुसूचियां है? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, 8 अनुसूचियां थी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का, है ना, मुख्य न्यायाधीश, है ना। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, अब तो भूख लगने लग गई भाई, अब तो जोरों से। क्या क्या लाए हो? अगर कोई लाइब्रेरी में बैठ के देख रहा तो भाई क्या क्या लाए हो टिफिन में, जल्दी से कमेंट करके बता दो रे भाई। अब तो हालत खराब हो गई है ना। अच्छा, क्या लाए हो? अच्छा अच्छा, मिर्ची लाए भाई। ये तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान नहीं, अगर कहीं भी स्पीकर होगा तो स्पीकर के पद को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? तो स्पीकर के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय नहीं, राजस्थान विधानसभा के निर्णय स्पीकर नहीं। तो दिमाग में स्पीकर को शपथ दिलाने का काम है वो इनमें से कोई नहीं करेगा। इनमें से कोई स्पीकर को शपथ दिलाने का काम नहीं करेगा। तो स्पीकर को शपथ जो दिलाने का काम है वो कौन करेगा? ये आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग है, विधानमंडल का अंग कौन सा है भाई साहब? तो विधानमंडल का अंग राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। मतलब ये तीनों जो है ये विधानमंडल के क्या है? मुख्य अंग है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह क्या कहलाएगा? जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह क्या कहलाएगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की रीट अधिकारिता के अधीन होता है। इसके अलावा बात करें, बिल्कुल इसका जवाब क्या रहेगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारी के अधीन होता है। ये आप भी, ये बात भी अब क्या है? सही कह रहा है। अगला सवाल देखिए। फर्स्ट ग्रेड के अगेंस्ट हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड में हमारे पास 2 सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक तो इतिहास सब्जेक्ट अवेलेबल है और एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट अवेलेबल है। इतिहास सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत शानदार फैकल्टी है हमारे पास, तो आप उनसे आप पढ़ सकते हो जो वर्तमान में स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है।
आ जाइए। वार्ड सभा की गण पूर्ति होती है। वार्ड सभा की गण पूर्ति के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? 1/10 लोगों की वार्ड सभा की गण पूर्ति के लिए आवश्यकता है। और अपन आगे बात करते हैं, इसी में अपन आगे बात करते हैं। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए कहां पर स्थान आरक्षित है? तो दिमाग में ना, पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए क्या होते हैं? स्थान आरक्षित होते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल, राज्यपाल को उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है, बिल्कुल है। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को अंग नहीं है, बिल्कुल, राज्यसभा विधानसभा अंग नहीं है, नहीं, राज्यसभा का अंग है। जो राज्यपाल है वो राज्यसभा का, विधानमंडल का अंग है। ऊपर जस्ट पढ़ा था अपन ने। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जो संगीत से आएंगे, है ना, जो कला से आएंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे, है ना, या अन्य किसी प्रकार से राज्यपाल जो है इनकी 1/6 सदस्यों क्या करता है? नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां नहीं है, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां नहीं है। कहाँ? अच्छा वो ऑप्शन है कि इसी का ही दिमाग पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है निम्नलिखित में से? तो दिमाग में रखिएगा, इसका जवाब रहेगा कागज का गीला होना। कागज का गीला होना किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि कोई कागज का जलना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। कागज का गलना, वे सड़ना, देखिए गलना तो नहीं है परंतु सड़ना जो है वो अपने आप में क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और हम बात करें कि दूध का दही बनना, ये जो रासायनिक परिवर्तन है, ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? इनका भौतिक रूप में इन लोगों का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों में समान होता है? मतलब वे जो धातु भी है और अधातु भी है, धातु भी है और अधातु भी है। तो कौन सा है? धातु और अधातु कौन सा है? बोरोन जो है, कौन सा? बोरोन है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो धातु की, अगर मैं बात करूं धातु कौन कौन सा? दिमाग में, सोना क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु है। शीशा क्या है? धातु है। और ऑर्गन जो है वो क्या है? धातु है। पर अगर मैं बात करूं अधातु की, अधातु, तो अधातु जो है कार्बन जो है वो क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। पर उपधातु की अगर मैं बात करूं, अपधातु की मैं बात करूं, उपधातु या अधातु की बात करूं तो बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, और मैं बात करूं जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक, और मैं बात करूं टेलेरियम। ये जो है इनमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं, दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। देखिए वास्तविक साइज से क्या प्रतीत होता है? बड़ा प्रतीत होता है। इसमें कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है? वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत हो रहा है। तो किसका प्रयोग किया है? प्रकाश के अपवर्तन का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कौन सा हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन, कोई वस्तु प्रकाश पर टच, मतलब कोई प्रकाश है वस्तु पर टच करते हुए वापस आ रहा है और वापस आने से हमको दिखाई दे रहा है, वही प्रकाश का क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। और प्रकाश का विपरीतन क्या होता है कि, ठीक है, कोई किरण कहां जा रही है? प्रकाश के ऊपर जा रही है और वो क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, तो ये प्रकाश का विक्षेपण कहलाएगा। आ जाइए, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? कौन सा जो एंजाइम है
वो आमाशय द्वारा स्थापित नहीं होगा तो कौन सा है रेनिन। कौन सा है भाई साहब रेनिन। रेनिन जो है आमाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है दिमाग में। तो आमाशय द्वारा कौन कौन सा स्रावित होता है तो आमाशय द्वारा दिमाग में ट्रिप्सन ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है, एमाइजाइलेज ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है और लाइपेज ये जो है ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है, दिमाग में रखना। आगे अगला सवाल देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं है ना आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। आरबीसी का जो है औसत जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है नन्हे मुन्नो तो 100 से लेकर 120 दिनों का होता है। कितना 100 से लेकर 120 दिनों का आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला देखिए, अगले सवाल आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। चीन में आयोजित एशिया का कप विश्व प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। तो राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्या जीते थे पदक जीता था। तो महक शर्मा ने 75 किलो वर्ग में कौन सा पद जीता है रजत पदक जीता है। कौन सा पद जीता है रजत पद जीता है। ये कहाँ के रहने वाला दिमाग में ना ये कोटा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये कोटा के रहने वाले हैं। आ जाइए अगला सवाल के, राजस्थान पुलिस के किस हेड कांस्टेबल ने कुश्ती में 77 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया तो दिमाग में राजस्थान के किस एथलीट के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया तो छगनलाल मीणा के द्वारा। किसके द्वारा छगनलाल मीणा के द्वारा। अगला देखिए, 7 जुलाई वनोत्सव 2025 का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अभ्यारण्य मतलब किस अभ्यारण्य में किया गया। तो किस अभ्यारण्य देखिए ओम जो बिरला जी हैं वो कहाँ के हैं कोटा के हैं और कोटा में कौन सा अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा हिल्स है वैसे मुकुंदरा हिल्स में किया गया। कौन से सॉरी मुकुंदरा हिल्स में किया गया, मुकुंदरा अभ्यारण्य में किया गया। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ऊंट सर्वाधिक जो है वो कहाँ पाए जाएंगे। ऊंट जो है राजस्थान का, हालांकि अब लोगों दिमाग आ रहे यार बीकानेर में सर्वाधिक ऊंट, पर बीकानेर में नहीं है। इसका जो आयोजन किया गया था ऊंट दौड़ का वो पुष्कर अजमेर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था पुष्कर अजमेर में किया गया था। और जल संसाधन मंत्री पुष्कर के जो विधायक है सुरेश सिंह जी रावत उनके द्वारा इस ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था। अगला देखिए, हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 8160 करोड़ की लागत से अटल प्रगति पथों को मंजूरी दी है। तो अभी कितने अटल पथों को मंजूरी दी गई है, कितने अटल पथों को मंजूरी दी गई है तो दिमाग में ना 20 अटल पथों को, कितने 20 अटल पथों को क्या दी गई है मंजूरी दी गई है दिमाग में। और इनकी जो लंबाई है वो करीब इतने किलोमीटर इनकी क्या है लंबाई है, दिमाग में रखिएगा। आ जाइए अगले हम बात करें, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा। तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो है इसका जो आयोजन किया जाएगा वो हमारे जयपुर शहर में किया जाएगा। कौन से शहर में किया जाएगा जयपुर शहर में किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में टाइम शो क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। तो इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है भाई साहब तो प्रजक्ता कोहली है। प्रजक्ता कोहली को एकमात्र है जिसे टाइम्स 100 के क्रिएटर्स लिस्ट में क्या किया गया है शामिल किया गया, एकमात्र भारतीय है ये। अगला देखिए, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कॉल नेमी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन कॉल नेमी जो है वो ठगी करने के कारण उत्तराखंड सरकार के द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया प्रारंभ किया गया। कौन सी सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। साथियों थोड़े से और बने रहिए, पेपर अब ज्यादा नहीं बचा है,
हालांकि मेरी भी हिम्मत अब जवाब देने लगी है, परंतु कोई बात नहीं, इसके पहले भी 10 क्लास थी, इसके बाद भी एक क्लास और है। आदि हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्ट्रीट एमसीसी संग्रहालय में किस चित्र का अनावरण किया गया है? एमसीसी में किस चित्र का अनावरण किया गया है? तो दिमाग में ना, सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है। किसके चित्र का अनावरण किया गया है? सचिन तेंदुलकर के चित्र का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज चित्र योजना किसने शुरू की थी? गज चित्र जो योजना है, आ जाइए भाई साहब, कौन सी योजना? गज चित्र योजना। वो कहाँ के द्वारा शुरू की गई थी? तो गज चित्र जो योजना है वो असम के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? असम के द्वारा शुरू की गई थी। आ जाइए, भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? भारत का जो सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो पांडुरंग है ना, जो डॉक्टर विजय भटकर पांडुरंग को इसका जनक माना जाता है। दिमाग में गया। और प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम कंप्यूटर, परम 8000, ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है ना। अगला देखिए, प्रकाश के स्रोत द्वारा कागज पर लिखे अक्षर को पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है? कागज पर पढ़ने की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कहा जाता है, जिसको इसमें हमें रेड ग्रीन ब्लू RCB का प्रयोग किया जाता है। रेड ग्रीन ब्लू है ना, इन जो ये है इन कलरों का प्रयोग लिया जाता है इसके अंदर। सॉरी, हाँ, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। ऐसा मॉनिटर जो RGB प्रकीर्णों को संयोजित रूप से आउटपुट को प्रदर्शित करता है, ये क्या कहलाता है? जो संयोजित आउटपुट प्रदर्शित करता है ये कहलाता है कलर मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर कहलाता है? ये कलर मॉनिटर कहलाता है। ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? ईमेल की जो सुविधा है उसको प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल क्या कहता है? SMTP। SMTP जो है वो ईमेल की सुविधा को क्या करता है? प्रदान करता है। दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आ जाइए वैसा, हम कथनों की बात करें, कौन सा कथन सत्य है? तो 1 MB में कितने 124 किलोबाइट्स होते हैं, ये बात एकदम क्या है? सत्य है। और 1 KB में 1024 है ना, 1 KB नहीं है, सॉरी, 1 MB में किलोबाइट्स होते हैं, और KB, ये KB है, KB हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? गलत है। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आ जाइए साथियों, अब जो मैथ्स के जो सवाल है हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके एक एक ऐसे सवाल कराना पॉसिबल नहीं है, तो आपके मैथ्स वाले टीचर्स को हम कहेंगे कि अभी तक हमारे 8 के 8 पेपर में जितने भी मैथ्स के जो सवाल हुए ना, उन सारे सवालों की एक बड़ी मैराथन क्लास लेकर आ जाए, ताकि आपके मैथ्स के सवाल भी क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि जो आंसर की है इस पेपर की हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, प्रकाश क्लासेस बिहार के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। तो साथियों एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इससे भी बेस्ट कंटेंट के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।